कल हमने सारणिक के गुणधर्मों के बारे में विचार किया था और लास्ट गुणधर्म 10 जब हम सत्यापित कर रहे थे तब हमें ज़रूरत पड़ी थी संक्रियाओं की। तो ये संक्रियाएं हैं क्या, प्रारंभिक संक्रियाएं क्या हैं, कैसे सवाल की स्टार्टिंग होती है, क्या होता है, तो सारी चीज़ों को समझने से पहले अब हम प्रारंभिक संक्रियाओं को समझें। सारणिक या मैट्रिक्स में कुल 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, 3 स्तंभों के लिए और 3 पंक्तियों के लिए हुआ करती हैं। कई बार बच्चा कंफ्यूजन में रहता है जाने संक्रिया कैसे लगाई जाती हैं, कितनी होती हैं। तो मूलभूत रूप से समझें तो सारणिक में 6 संक्रियाएं होंगी, 3 पंक्ति के लिए, 3 स्तंभों के लिए, जो इस प्रकार होंगी। मैंने लिखा भी है, सारणिक में कुल 6 प्रकार की संक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनमें 3 पंक्तियों के लिए व 3 स्तंभों के लिए होती हैं। इन संक्रियाओं को प्रारंभिक संक्रियाएं कहते हैं, जो निम्न है। नंबर 1, जैसे मैंने लिखा कहीं कि RI RJ और दोनों साइड की दिखाया है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? संक्रिया RI इंटरचेंज RJ, कहने का मतलब RI पंक्ति को RJ में और RJ पंक्ति को RI में बदलना। जैसे हमने गुणधर्म 10 को सत्यापित करते हुए संक्रियाओं का प्रयोग किया था, तो वहां हालांकि हमने ये वाली संक्रिया न लेकर के अन्य संक्रिया का उपयोग किया था। तो यहाँ पहले इनके सिंबल समझे, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। संक्रिया RI इंटरचेंज RJ से तात्पर्य है कि IV पंक्ति और JV पंक्ति के अवयवों को परस्पर बदलना। कहने का मतलब IV पंक्ति के स्थान पर JV पंक्ति को लिखना या JV पंक्ति के स्थान पर IV पंक्ति को लिखना। तो अगर मुझे ऐसी जरूरत किसी सारणिक में पड़ रही है कि मुझे दोनों पंक्तियों को आपस में बदलना है, तब मैं इस प्रकार के सिंबल का यूज करूंगा, जैसे R1 इंटरचेंज R2। तो इसका मतलब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पर, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के स्थान पर लिखना है। संक्रिया लगने से सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हम गुणधर्म 6 में स्पष्ट कर चुके हैं। तो आपको केवल यहाँ पे ये समझना है कि हमें सिंबल किस प्रकार से यूज करना है और संक्रिया कैसे लगानी है। इसी प्रकार से नंबर 2, अगर मैंने C लिखा है, C से मतलब कॉलम, तो CI इंटरचेंज CJ, इसका मतलब है कि IV और JV स्तंभ को परस्पर बदलना। IV स्तंभ की जगह पर JV स्तंभ को और JV स्तंभ के स्थान पर IV स्तंभ को लिखना। तो उसके लिए हमें सिंबल इस प्रकार से प्रयोग करना हो। अब बात आती है कि यदि मुझे किसी पंक्ति में किसी अशून्य संख्या का मात्र गुणा करना है या भाग करना है, तब मैं कैसे सिंबल का प्रयोग करूंगा। तो देखिए, जैसे नंबर 3 संक्रिया RI चेंज। अब यहाँ दोनों साइड का 3 नहीं है, एक ही साइड का है। मतलब RI मतलब IV पंक्ति में चेंज लाना है, लेकिन कैसे लाना है? तो उसमें किसी अशून्य संख्या का गुणा या भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे K को गुणा करके दिखाया गया कि RI से तात्पर्य है कि IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को अशून्य संख्या K से गुणा करना। संक्रिया अगर ये लिखी हुई है, जैसे मैंने लिखा कि CI चेंज KCI, इसका मतलब है कि IV स्तंभ में किसी अशून्य संख्या
k का गुणा करना है, तब मैं इसे प्रयोग में लाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट संक्रिया में आती हैं हमारे पास पांचवी और छठवीं, जिन्हें हम अक्सर सारणी के सवाल हल करते हुए प्रयोग में लाते हैं। जैसे संक्रिया आरआई चेंज, मतलब आईवी पंक्ति में चेंज लाना है। कैसे लाना है? आईवी पंक्ति में जेवी पंक्ति के अवयवों को किसी अशून्य संख्या k से गुणा कर जोड़ना। तो मैं लिखूंगा उसे आरआई चेंज, आरआई प्लस के आरजी से तात्पर्य है कि आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में जेवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को अशून्य संख्या k से गुणा कर जोड़ना। इसी प्रकार से लास्ट संक्रिया जो मैंने यहाँ लिखी है, जैसे सी आई चेंज सी आई प्लस के सी जे से तात्पर्य होगा कि जेवे स्तंभ को किसी अशून्य संख्या k से गुणा कर आईवे स्तंभ में जोड़ना। तो ये सिंबल मात्र से हमें समझ जाना है कि किस पंक्ति या किस स्तंभ में हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, ये हम एरो के बाद जो भी लिखते हैं उससे पता लगता है कि हम ऐसा चेंज करने जा रहे हैं। तो अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं सारणिकों के गुणधर्म तथा कैसे प्रारंभिक संक्रियाएं अप्लाई की जाती हैं इसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो अप्लाई किए जाते हैं, मतलब गुणधर्म 6 जो अप्लाई किया जाता है, तो उससे सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इन संक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उदाहरण मैंने इसी प्रकार से लिया है जिससे हम सारणिक के गुणधर्मों को और संक्रियाओं को समझें। तो बहुत ही सिंपल लेकिन राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन दिया है, जिसमें सिद्ध करना है कि इस सारणिक का मान बराबर होना चाहिए 5x + 4 गुणा x - 4 का वर्ग। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न है। तो पहली बात तो ये समझें कि सारणिक कब सरल होता है। सारणिक तब सरल होता है जब हम किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड लें या किसी पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम 0 लाने का प्रयास करें, तो सारणिक हो जाता है सरल। तो जैसे यहाँ पर हमें ये सारणिक दिया हुआ है, तो RHS से हमें किलो मिल रहा है। ये गुणनखंड हो या ये गुणनखंड हो, यहाँ पर एक गुणनखंड है 5x + 4, दूसरा गुणनखंड है x - 4। तो हम क्या देख रहे हैं, हम तीनों स्तंभों को जोड़ें या तीनों पंक्तियों को जोड़ें, किसी भी स्थिति में हम 5x + 4 प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पंक्ति के लिए संक्रिया लगाई। मैं पहली पंक्ति में चेंज लाना चाह रहा हूं, और कैसे चेंज लाना चाह रहे हैं कि दूसरी और तीसरी पंक्ति को अगर पहली पंक्ति में जोड़ दिया जाए तो पहली पंक्ति में जो चेंज आएगा वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का रूप होगा। जैसे पहली पंक्ति में अवयव है x + 4, 2x को x, और दूसरी पंक्ति में ये, तीसरी पंक्ति में ये। तो ये है पहली पंक्ति, ये कहलाएगी R1, ये कहलाएगी R2, ये कहलाएगी R3। तो आप समझने का प्रयास करें कि पहली पंक्ति के अवयवों में दूसरी और तीसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ना है। तो 2x और 2x मतलब 4x, और ये जुड़ा x + 4, तो क्या बन गया 5x + 4। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये बनेगा 2x और x + 4 मतलब 3x + 4, और इसमें जब मैं 2x को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 5x + 4। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें 2x और x + 4 को जोड़ा तो 3x + 4,
और इसमें 2x को जोड़ेंगे तो क्या बना 5x प्लस 6। कहने का तात्पर्य ये कि पहली पंक्ति में इस प्रकार का चेंज आया, यहाँ पर दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं करना है। अब गुणधर्म की सहायता ली तो 10 गुणधर्म हमें याद होने चाहिए। तो चौथा गुणधर्म यह कहता है कि सारणिक में अगर किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर आता है तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर ले लें। तो मैंने यहाँ पे गुणधर्म 4 से इस गुणनखंड को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो 5x प्लस 4 बाहर किया। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति में जो परिवर्तन होगा वो रह गया 1 1 1, बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति सेम रहेगी क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं लिया गया है, कॉमन लिया गया पहली पंक्ति में से। आप जरा ध्यान दें, मैंने कहा कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में हम अधिकतम 0 बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पर इन 2 जीरोस प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर ये है C1, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो देखो ये मैंने यहाँ पर संक्रिया किस प्रकार से लगाई, C2 माइनस C1 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटाने पर मुझे यहाँ 0 प्राप्त होगा। इसके आधार पर इसमें क्या चेंज होना है वो आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर C2 माइनस C1 करने से मुझे दूसरे स्तंभ में चेंज लाना है, पहले स्तंभ में नहीं। पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरे स्तंभ में चेंज आया, एक में से एक गया तो कितना रहा 0। ऐसे ही x प्लस 4 में से 2x को घटाएंगे तो क्या रहेगा माइनस x प्लस 4 और 2x में से 2x घटाएंगे तो 0। तीसरे स्तंभ को यहाँ पर नो चेंज रखा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इकट्ठा संक्रिया लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक करके ही संक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। तो अब यहाँ पर मुझे ये वाला 0 प्राप्त करने के लिए पहले स्तंभ से तीसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को क्या कर देंगे माइनस। तो इसका मतलब इस स्थिति में दूसरा स्तंभ और पहला स्तंभ नो चेंज की स्थिति में रहेगा और तीसरे स्तंभ में चेंज आएगा। तो देखिए 1 माइनस 1 ये 0, 2x माइनस 2x ये 0 और यहाँ पर x प्लस 4 में से 2x जाएगा तो रहेगा माइनस x प्लस 4। बाकी पहले और दूसरे स्तंभ यहाँ पर नो चेंज की स्थिति में। अब आपने गुणधर्म 9 पढ़ा, गुणधर्म 9 के अनुसार ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर ये निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणिक प्राप्त हो रहा है क्योंकि मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव यहाँ पर शून्य हैं। इसका मतलब इस सारणिक का मान इन मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होगा। आप गुणधर्म 9 नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं प्रथम पंक्ति के अनुदेश जैसे ही प्रसार करूंगा तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निरस्त करने के पश्चात ये बचेगा और वही गुणधर्म 9 वाली स्थिति आ जाएगी। तो मैंने यहाँ गुणधर्म 9 का प्रयोग करते हुए लिखा है 1 गुणा 4 माइनस एक्स गुणा 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया 4 माइनस एक्स का वर्ग, इसे क्या लिखा जा सकता है x माइनस 4 का वर्ग लिखा जा सकता है। तो इसमें हमने जो संक्रिया यहाँ पर देखी तो वो 5 और 6 नंबर पर जो संक्रिया मैंने समझाई है उसको उपयोग में लिया गया है। ये सवाल की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि मुझे कौन सी संक्रिया लगानी है। तो कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ पर पहली दूसरी या तीसरी चौथी जो संक्रियाएं मैंने प्रदर्शित की हैं उनका यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं हो पाया है। तो ऐसा नहीं है कि उनका प्रयोग होगा नहीं, और ऐसा भी न समझें कि एक ही सवाल में सारी संक्रियाओं का प्रयोग हो जाए। बस इतना समझना है कि जब भी संक्रिया लगाएं तो उन 6 संक्रियाओं को याद रखना है, उन 6 के अलावा अन्य कोई संक्रिया का प्रयोग नहीं करना है। या तो 1 या
2 में से कोई प्रयोग होगी, या 3 या 4 में से कोई प्रयोग होगी, या 5 या 6 में से कोई प्रयोग होगी। तो कहने का मतलब एक बार में एक एक करके संक्रिया लगाने का प्रयास करें, और कहीं अगर आपको दिक्कत है तो मेरे चैनल पर ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दे करके मुझे बताएं, और पिछले वीडियोस को आप देखते रहें, जिससे आपको पूरी चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। धन्यवाद।